सभी साथियों का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपन 12th की बुक का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहले चैप्टर में जो आज का टॉपिक है उसमें वो है बीज, सीड, कि सीड में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपन को उसका आंसर देना है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला ही जो अपना लेसन है उसी का एक पार्ट है 12th की एग्रीकल्चर का, बीज। क्या है? बीज। पहले समझते हैं बीज होता क्या है। देखो दोस्तों, वैसे बीज की सही टेक्निकल रूप से डेफिनेशन क्या होती है? मैच्योर्ड ओव्यूल, मैच्योर्ड ओव्यूल। हिंदी में ये कह सकते हैं कि परिपक्व बीजांड। मैच्योर्ड मतलब परिपक्व और ओव्यूल्स मतलब बीजांड, यानी परिपक्व बीजांड ही बीज होता है। यानी कोई भी दाना होता है, ग्रेन्स होता है, उसमें यदि जो एम्ब्रियो है वो जीवित रूप में होता है और उसको फसल बोने के काम लेता है तो दैट इज द सीड, वो बीज है। कोई भी दाना है, मान लो कि और एक है बीज। किसी भी दाने को यदि उसमें एम्ब्रियो जीवित है, भ्रूण जीवित अवस्था में है और फसल उगाने के लिए काम लेते हैं, दाना है, सॉरी बीज है। और किसी भी बीज में या दाने में, किसी भी दाने में भ्रूण जीवित अवस्था में नहीं है और उसको फसल उगाने के लिए काम नहीं ले रहे हैं या खाने के लिए काम ले रहे हैं दाना। जैसे कोई भी दाना है, ये दाना है गेहूं का मान लो, और यदि इसको फसल उगाने के लिए काम ले रहे हैं तो बीज है। लेकिन इसी दाने को यदि खाने के काम ले रहे हैं तो वो क्या है? दाना। यानी बीज क्या हुआ? बीज एक तरह का मैच्योर्ड ओव्यूल होता है बोटनिकली रूप से। तो क्या है? टेक्निकली रूप से क्या होता है? एक मैच्योर्ड ओव्यूल होता है। और दूसरी परिभाषा में देखा जाए कि पौधे का या वह दाना जिसको फसल बोने के लिए काम लेते हैं वो क्या होता है? बीज होता है। मैक्सिमली रूप से तो मैच्योर्ड ओव्यूल होता है, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो समान रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है क्या कहलाता है? बीज। तो ये लाइन आपको रटनी है। तो बीज की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखोगे? दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वे भाग जो अपने जैसे स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, यानी उससे नया पौधा तैयार होता है, वो बीज होता है। लेकिन जैसा कि अपने यहां पढ़ा था, तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। यानी पुष्प यानी फ्लावर, उसके जो बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड होता है उसका, वही क्या होता है? मैच्योर्ड ओव्यूल। परिपक्व बीजांड ही क्या होता है? बीज। तो टेक्निकली रूप से क्या है? पुष्प के परिपक्व बीजांड या इंग्लिश में मैच्योर्ड ओव्यूल ही बीज होता है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने जैसे स्वस्थ पौधे को जन्म देता है। तो अपन ने यहां पढ़ा था, दाना और बीज में भी फर्क पूछ सकते हैं। यदि अपन किसी भी दाने को खाने के लिए काम लेते हैं और किसी प्रयोजन के लिए, आटा बनाने के लिए, वो दाना है। लेकिन उस दाने को अपन फसल बोने के लिए काम लेते हैं तो वो क्या है? बीज। और बीज को बोलते हैं सीड। क्या बोलते हैं? सीड। जबकि दाने को बोलते हैं ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? ग्रेन। ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन। अब है उत्तम बीज के गुण, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी सीड। उत्तम बीज यानी गुड क्वालिटी सीड, अच्छी गुणवत्ता के, गुड क्वालिटी के सीड के, यानी गुड क्वालिटी सीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? उत्तम बीज के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं मानी जाती है कि वो बीज उत्तम है? यानी उत्तम बीज में क्या क्या विशेषताएं होती है? आपको बस पॉइंट समझने हैं, बाकी में आपको ऑडियो लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, पहले ये समझते हैं उत्तम बीज होता क्या है। वह बीज जो सामान्य लोकल किस्मों की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज देता हो तथा वहां की विभिन्न प्रकार की जलवायु में एडाप्टेबल हो, उसकी खेती की जा सकती है, एक समय पर परिपक्व आती है, ऐसे बीज को उत्तम बीज कहते हैं। यानी उत्तम बीज का मतलब वह किस्म जो स्थानीय किस्म, यानी जो पहले से अपन लोकल बीज काम में ले रहे हैं, वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हो। क्या विशेषता उत्तम बीज की? वह किस्म जो वहां पहले से जो लोकल किस्में चल रही थी, स्थानीय क्षेत्र किस्में चल रही थी, उनके मुकाबले में 10 से 15% अधिक यील्ड या उपज देता है तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु मिट्टी में प्रति अनुकूल हो, यानी वहां की क्लाइमेट में वो एडाप्टेबल हो,
निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो उन्नत किस्म कहलाती है। यानी उन्नत किस्म यानी जो गुड क्वालिटी का सीड होता है उसके बारे में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो मेन चीज ये है, इसकी परिभाषा क्या है। कोई भी उत्तम किस्म की किस्म किसको कहेंगे, उत्तम गुणवत्ता के बीज की किस्म किसको कहेंगे, वह किस्म जो पहले से वहां लोकल किस्म चल रही है, स्थानीय किस्में, उसकी तुलना में 10 से 15% अधिक उपज देती हो तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु मिट्टी में आसानी से अनुकूल हो सकती हो तथा समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो, वो क्या होती है, उत्तम बीज के किस्म की विशेषताएं होती हैं, यानी उन्नत किस्म कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उन्नत किस्म कहलाती है। उत्तम बीज में क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे कि आनुवांशिक शुद्धता। अब आनुवांशिक शुद्धता को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक प्यूरिटी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक प्यूरिटी। यानी उत्तम बीज हमेशा जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, यानी आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। ये एक उत्तम बीज का मुख्य लक्षण पूछा जा सकता है। उत्तम बीज के 4 मुख्य लक्षणों के बारे में बताइए। तो जैसे पहला लक्षण है आनुवांशिक शुद्धता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक प्यूरिटी। उत्तम बीज हमेशा आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से शुद्ध, यानी जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। उत्तम बीज का मुख्य लक्षण है वो आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता मतलब जैसे मान लो कि किसी हर किस्म वेराइटी की एक विशेषता होती है, उस बीज से वो फसल उगाते हैं, तो वैसा ही पौधा उगना चाहिए जैसे उस वेराइटी की विशेषता है। यानी प्रमाणित बीज में अपनी शुद्ध व प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप, यानी लंबाई बढ़ने वाली किस्म है तो उससे जो बीज से उगता पौधा वो भी लंबाई बढ़नी चाहिए। यानी शुद्ध व प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप, वजन के सभी लक्षण पाए जाने चाहिए। यानी बीज जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा है भौतिक शुद्धता। जैसे वो तो थी आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता मतलब था फिजिकल प्योरिटी, यानी भौतिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। कैसे, जैसे किसी बीज में कंकड़, पत्थर, कचरा या ऐसी चीजें, मिलावट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी चीजें होगी तो भौतिक रूप से अशुद्ध होगा, उसमें भौतिक शुद्धता नहीं होनी चाहिए। तो उत्तम बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। यानी उत्तम बीज भौतिक रूप से क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यानी उसमें अन्य किस्मों, अन्य फसलों, किस्मों, खरपतवार के बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। वैसे स्पेशली कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कूड़ा, कचरा, फसल के अवशेष आदि मिले हुए नहीं होने चाहिए। बीज जैसे आनुवांशिक शुद्ध होना चाहिए, वैसे ही बीज भौतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। और जितनी भी भौतिक अशुद्धियां होती है, फिजिकल इंप्योरिटीज होती है, भौतिक अशुद्धियां, एक जेट में क्वेश्चन पे आता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में, इसको नोट कर लीजिए। जितनी भी भौतिक अशुद्धियां होती है उनको टेक्निकल रूप से डोकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोकेज बोलते हैं। बुक्स में नहीं दे रखा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली, उत्तम बीज के गुणों में पहला पढ़ा था, बीज, उत्तम बीज जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, आनुवांशिक शुद्ध होना चाहिए, भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, बीज ओज होना चाहिए। बीज ओज का मतलब क्या होता है, यानी सीड विगर। सीड विगर, इसको ध्यान से देखें। बीज ओज से तात्पर्य होता है बीज की उम्र, बीज की आकृतिक व क्रियात्मक स्वस्थता से, जिससे वो तीव्रता से समान अंकुरण में पौधों का विकास कर सकता है। यानी सीड विगर का मतलब होता है, बीज ओज का मतलब होता है कि बीज की उम्र आकृतिक क्रियात्मक स्वास्थ्य से है, ठीक है, ताकि वो तीव्रता से एक समान जर्मिनेशन हो सकते हैं, पौधे का विकास होता है। तो बीज ओज की परिभाषा यहां से यहाँ तक याद करनी है, बीज ओज या सीड विगर। हिंदी और इंग्लिश के दोनों टर्मिनोलॉजी जरूर याद करें। बीज ओज से तात्पर्य है बीज की उम्र, यानी बीज की क्या आयु है, तथा आकृतिक और क्रियात्मक स्वस्थता से है। क्या है, बीज की आयु, उसकी आकृतिक क्रियात्मक स्वस्थता से क्या मतलब है, सीड विगर, जिससे तीव्रता से समान अंकुरण में पौधों का विकास हो सकता है। तो यह है बीज विगर। तो जैसे उत्तम बीज के गुण पढ़ रहे हैं, उनमें से चौथा है उच्च अंकुरण क्षमता। अंकुरण मतलब होता है जर्मिनेशन, अंकुरण क्षमता मतलब जर्मिनेबिलिटी, यानी हर बीज में जो उत्तम बीज होता है उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता से मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपने 100 बीज थे, कितने थे, 100 बीज, उसमें से 80 बीजों का ही अंकुरण हुआ, तो आपकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी हो गई, 80%। और अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत कितना हुआ, 80%। तो अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंकुरित बीज गुणा कुल बीज गुणा बटा कुल बीज गुणा 100।
क्या फॉर्मूला हुआ? अंकुरण प्रतिशत यानी जर्मिनेशन परसेंटेज ज्ञात करने का तरीका होता है अंकुरित बीज बटा कुल बीज गुणा 100। जैसे 80 बीज 100 बीज थे, 80 अंकुरित हो गए तो गुणा 100 बराबर 80% अंकुरण प्रतिशत हो गया। हर फसल के अलग अलग जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। तो उत्तम बीज का सामान्य जो किस्में होती है उनके मुकाबले जर्मिनेटिबिलिटी ज्यादा होती है। जर्मिनेटिबिलिटी मतलब अंकुरण की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि गेहूं जौ चना की 85% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। दान जवार तिल बरसी मिर्चा की कितनी होनी चाहिए? 80% होनी चाहिए। बाजरा मूंग मोट उड़द अरहर चौला की 75% होनी चाहिए। मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी कितनी होनी चाहिए? 70% होनी चाहिए। कपास की कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली होती है जो 65% होनी चाहिए। और बीजों का अंकुरण प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। तो उत्तम बीज के जो अपन गुण पढ़ रहे थे उसमें अगला गुण है नमी का प्रतिशत यानी मॉइस्चर कंटेंट। देखो, हमेशा बीज में निर्धारित मात्रा से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। क्या है? ज्यादा नमी होने से बीज खराब हो जाता है, क्योंकि आपने बीज ने स्टोरेज किया और उसमें नमी ज्यादा है तो उसमें फंजाई, इंसेक्ट, कीट, कवक का प्रकोप ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनाज वाली फसलों के भंडार में 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगला इनकी विशेषता है रोग मुक्ता यानी फ्री फ्रॉम डिजीज। यानी उत्तम बीज की एक खास विशेषता होती है, उत्तम बीज निरोग होना चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। यानी उत्तम जो बीज होता है फ्री फ्रॉम डिजीज यानी डिजीज से फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यानी बीज निरोग, रोगाणु एवं कीट व्याधि रहित होना चाहिए। और यदि आपने रोगग्रस्त या कीटग्रस्त बीज ले लिया तो उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज भी कम होगी और उससे जो पौधा डेवलप होगा, अंकुरित होगा, उसमें भी कीट बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होगा। मैच्योरिटी, अगली विशेषता है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। उत्तम बीज हमेशा पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। परिपक्वता का मतलब मैच्योर होना चाहिए। उत्तम बीज हमेशा पूर्ण रूप से मैच्योर यानी परिपक्व होना चाहिए। साफ और सुडौल आकार का होना चाहिए। यानी उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ तथा सुडौल आकार का होना चाहिए। पूर्ण रूप से परिपक्व बीज हमेशा चमकीला, साफ, भरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। अब वास्तविक उपयोगिता मान, यह भी एक उत्तम बीज का गुण है। वास्तविक उपयोगिता मान का मतलब होता है रियल वैल्यू। और किसी भी बीज की वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंकुरण प्रतिशत गुणा शुद्धता प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। यानी अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत को गुणा करके 100 से डिवाइड कर दो तो उसका वास्तविक उपयोगिता माना जाएगा। क्वेश्चन दे रखा हो किसी फसल का अंकुरण प्रतिशत 80% है, कितना है? 80, और उसको शुद्धता प्रतिशत भी 80 है, कितना है? 80 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ गया? 64%। और एक उत्तम बीज की हमेशा जो रियल वैल्यू हो वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है बीज की जीवित क्षमता यानी सीड की लॉन्गिविटी। यानी देखो, वैसे तो उत्तम बीज होता है जिसमें जीवित भ्रूण होना चाहिए। यदि भ्रूण जीवित नहीं है तो वो बीज नहीं है, वो अंकुरित नहीं होगा। और उसमें अंकुरण क्षमता होती है। बीज में कई बार क्या होता है, भ्रूण नष्ट हो जाता है, जैसे बीज क्षतिग्रस्त हो जाता है, कट फट जाता है, तो वो उत्तम कुछ क्वालिटी का बीज नहीं माना जाएगा, गुड क्वालिटी का सीड नहीं माना जाएगा। उत्तम बीज की हमेशा क्या होनी चाहिए? सीड लॉन्गिविटी यानी जीवन क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए तो बीज को अंकुरण फसल बोने से पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट उसका। अब है बीज उत्पादन। अपन ने पढ़ा था बीज क्या होता है और उत्तम बीज क्या होता है, उत्तम बीज की क्या विशेषताएं होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब बीज उत्पादन यानी सीड प्रोडक्शन, यानी बीज उत्पादन कैसे किया जाता है और क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य होती है। जैसे कि पहले ये पढ़ते हैं, बीज उत्पादन से पहले बीज की 4 क्लासें होती है। क्वेश्चन आता है कितनी क्लासें होती है बीज की? 4। सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन से बीज का क्लास बनती है? मूल केंद्रक बीज, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। ध्यान से देखना, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। जेट के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%, इसलिए ध्यान से देखें। मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। सबसे पहले क्या होता है? यह प्रारंभिक मात्रा है। क्या है? वह प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर जो साइंटिस्ट होता है उसके बाद
पास होती है। यानी सबसे पहले जो साइंटिस्ट होता है उसके पास कौन सी बीज की क्लास होती है? मूल केंद्रक। ये 100 रूप से शुद्ध होता है। क्या होता है? 100 रूप से शुद्ध होता है और उसी साइंटिस्ट या पादप प्रजनक की देखरेख में ही तैयार किया जाता है। यानी बीज की 4 क्लासें होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4। सबसे पहली क्लास कौन सी होती है? मूल केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस सीड। ये पादप प्रजनक होता है, साइंटिस्ट होता है, उसकी देखरेख में तैयार किया जाता है और 100% रूप से शुद्ध होता है। लेकिन मूल केंद्रक से जो तैयार की जाने वाली संतति कौन सी है? यानी मूल केंद्रक से क्या तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज, जिसको ब्रीडर सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रजनक या ब्रीडर सीड किससे तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज से। यानी यह इसके बाद की क्लास है। मूल केंद्रक से प्रजनक तैयार किया जाता है, यानी प्रजनक या ब्रीडर सीड किससे तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक से। जैसे मूल केंद्रक भी पादप प्रजनक या साइंटिस्ट की देखरेख में तैयार किया जाता है, उसी प्रकार प्रजनक या ब्रीडर सीड भी पादप प्रजनक या साइंटिस्ट की देखरेख में तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे मूल केंद्रक 100% शुद्ध था, उसी प्रकार यह भी प्रजनक बीज भी 100% शुद्ध होता है। लेकिन प्रजनक बीज की थैली पर एक टैग लगा होता है। टैग का मतलब आप मार्केट से कोई चीज लाते हो तो यहाँ पर एक टैग होता है चिन्ह, उस पर लिखा होता है बीज में इसका अंकुरण प्रतिशत इतना है, या इसमें ये बीज इस बीमारी से इससे दवाई से बीज उपचारित है, और इसका इसमें इस वेराइटी का नाम है। वो सब चीजें उसमें एक टैग के रूप में लिखी होती है। इस टैग का एक कलर होता है, वो क्लास वाइज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रीडर सीड होती है उसकी थैली पर जो टैग लगा होता है सीड टैग, वो सुनहरे पीले रंग का होता है, यानी गोल्डन येलो, सुनहरे पीले रंग का होता है। क्या होता है? सुनहरे पीले रंग का होता है। तो दो मूल केंद्रक और प्रजनक बीज दोनों पादप प्रजनक की देखरेख में तैयार किए जाते हैं। दोनों 100% रूप से अनुवांशिक शुद्ध होते हैं। मूल केंद्रक से प्रजनक तैयार किया जाता है और प्रजनक पे टैग पर सुनहरा पीला रंग लगा होता है, और प्रजनक से फिर तैयार किया जाता है ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है आधार बीज। जैसे ये दोनों बीज साइंटिस्ट की देखरेख में होते थे, वैज्ञानिक की देखरेख में, लेकिन ये दोनों बीज जो आधार और प्रमाणित, यानी प्रजनक से कौन सा तैयार हुआ? मूल केंद्रक से प्रजनक, और प्रजनक से तैयार हुआ आधार, आधार से तैयार हुआ प्रमाणित। तो ये किसमें पूछ सकते हैं? आधार या फाउंडेशन बीज किस का स्रोत कौन है? तो इसका स्रोत कौन सा? इससे ऊपर वाला प्रजनक बीज। तो जैसे वो दो बीज, मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज, साइंटिस्ट या पादप प्रजनक की देखरेख में होते थे, लेकिन आधार और प्रमाणित बीज दोनों के दोनों बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में। किसकी देखरेख में? बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में होते हैं। बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के एग्जाम्पल जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, यानी राष्ट्रीय बीज निगम या राजस्थान राज्य बीज निगम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की देखरेख में तैयार किया जाता है ये दोनों। ठीक है, अब इसकी शुद्धता 98% तक होती है। कितनी होती है? 98% तक होती है, और इसकी भी लगभग 98 या लगभग मेंटेन रखी जाती है। अब जैसे केवल न्यूक्लियस सीड पर टैग नहीं होता था, बाकी प्रजनक और इन तीनों पर थैली पर टैग रंग का होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था ब्रीडर पर या सुनहरे पीले रंग का होता है, उसी प्रकार जो आधार बीज होगा उसकी थैली पर जो व्हाइट रंग का टैग होगा था, किसका? सफेद रंग का टैग। क्या होता है? सफेद रंग का टैग लगा होता है। अब है प्रमाणित यानी सर्टिफाइड बीज। तो प्रमाणित बीज का स्रोत कौन सा है? आधार बीज। ठीक है, क्योंकि आधार बीज से ही प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यह भी प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है, और इसके ऊपर भी टैग लगा होता है। क्या होता है? टैग लगा होता है, और वो टैग होता है नीले रंग का। क्या होता है? नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, प्रजनक बीज में टैग रंग सुनहरे पीले रंग का था, आधार बीज में सफेद रंग का, और प्रमाणित बीज में क्या है? नीले रंग का टैग लगा होता है। ये 4 हुए आपकी बीज की क्लास से। अब हमेशा उत्तम जो बीज पैदा करते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। उत्तम बीज उत्पादन की क्या क्या वैज्ञानिक तरीके हैं? तो पहली चीज, बीज का चुनाव। हमेशा उत्तम बीज तैयार करने के लिए बीज या बीज उत्पादन के लिए, उत्तम बीज कह सकते हैं, या सीड प्रोडक्शन या बीज उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहले बात, बीज का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ सीड।
कैसे बीज का चयन किया जाए, बीज उत्पादन के लिए कैसे बीज का चयन किया जाए। तो बीज उत्पादन के लिए जो भी बीज लेते हो वो हमेशा प्रजनक आधार या प्रमाणित बीज ही काम में लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे आप मूंग का बीज ले रहे हो तो मूंग ही आना चाहिए, उसमें बीच में उड़द नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बीज मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्था या विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही क्रय करना चाहिए। यानी ऐसे नहीं मार्केट से हर जगह से सीड प्रोडक्शन के लिए बीज काम ले रहे हो कि अच्छी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त संस्थान से ही बीज लेना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जो भी बीज ले रहे हो वहां की जलवायु में सिफारिश की गई है वही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपकी क्लाइमेट में सेट ही नहीं होता और आप वो बीज ले रहे हो। दूसरा, बीज जनित रोगों से हेतु बीज का बीजोपचार करना चाहिए, ठीक है। और बीजों के खाली कट्टे, टैग, लेबल, बिल इत्यादि हमेशा सुरक्षित रखने चाहिए, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण संस्था अपन से मांगेगी तो अपन उसको देंगे। यानी जो बीज उत्पादन के लिए हमेशा जो बीज का चुनाव करते हैं वो कैसे करते हैं। पहली बात तो बीज उत्पादन हेतु प्रजनक आधार प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लेना चाहिए, इन तीनों में से एक। दूसरी चीज, हमेशा बीज में अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, बीज मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्था या विश्वविद्यालय से ही लेना चाहिए। चौथी चीज, हमेशा बीज का उत्कृष्ट जलवायु खंड में सिफारिश हो वही बीज लेना चाहिए। चौथी बात, बीज को बोने से पहले बीज का हमेशा बीज उपचार करना चाहिए। और बीज के जो खाली कट्टे, टेबल, जो भी अपन बीज उत्पादन के लिए मेन बीज लेके आए किसी संस्थान से, उनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब बीज प्रमाणीकरण संस्था आएगी तो उनको अपन बता सकें। अगला है पृथक्करण दूरी। क्या है पृथक्करण दूरी? इसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। ये क्या होती है मैं समझा देता हूं। आइसोलेशन एक होती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, वो अलग बात है। यह है पृथक्करण दूरी। यानी मान लो कि आप किसी बाजरे का यहाँ बीज उत्पादन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? बाजरा। तो दूसरा बाजरे के खेत से एक निश्चित दूरी रखी जाती है। यानी जिस फसल का बीज उत्पादन ले रहे हो उस फसल का खेत एक निश्चित दूरी तक पास में नहीं होना चाहिए, दूरी बनाए हुए रखना चाहिए, आइसोलेट रहना चाहिए, पृथक रहना चाहिए। वो होती है पृथक्करण दूरी। और पृथक्करण दूरी जो होती है ये अलग अलग होती है। जैसे कि ये आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए रखी जाती है, क्योंकि जो 4 बीज की क्लास से पढ़ी थी अपन ने, पहले पढ़ी थी मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड। दूसरी पढ़ी थी प्रजनक या ब्रीडर सीड। तीसरी पढ़ी थी फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं आधार बीज। फिर पढ़ी थी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित। तो ये ऊपर की 2 क्लास है तो हमेशा पादप प्रजनक था, जो साइंटिस्ट था उसकी देखरेख में उत्पादन किया जाता था। ये 2 क्लासें ही एनएससी और आरएसएससी यानी सी, जो बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में किसान के खेत पर उत्पादन की जाती है। तो अपन को तो इनका ही पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है। तो इनमें अलग अलग फसल की अलग अलग दूरी होती है, वो भी आधार बीज क्लास के लिए और प्रमाणित बीज की क्लास के लिए। और जनरली तो क्या होता, जितनी आधार बीज की दूरी याद कर लो और उससे आधी प्रमाणित की बीज की दूरी रखी जाती है, एक्सेप्ट ये 3x3 मीटर के अलावा। जैसे जो गेहूं, जई व धान में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखी जाती है और प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर। उसी प्रकार मक्का की संकुल किस्मों के लिए 400 मीटर और प्रमाणित के लिए 200 मीटर। संकर मक्का के लिए 600 मीटर और 300 मीटर। जवार के लिए 200 और 100। चना के लिए 10 और 5। सोयाबीन, मूंगफली के लिए 3x3। यानी जितनी किस्में फसलें क्रॉस पोलिनेटेड होती है, पर परागण वाली होती है, उसमें दूरी ज्यादा रखी जाती है और सब परागण वाली में कम रखी जाती है। अब है बीज उत्पादन के लिए विभिन्न फसलों की पृथक्करण दूरी, जो अपन अध्ययन कर चुके हैं। और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए बीज उत्पादन के लिए? तो उन्नत कृषि क्रिया यानी एग्रीकल्चर में ऐसी कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती में ऐसी कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने योग्य हैं जो बीज उत्पादन के लिए सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बुआई से पूरे सीड्रल को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सीड्रल को बुआई से पहले कोई दूसरी किस्म का बीज मिक्स हुआ है उसमें, तो वो फसल के साथ मिक्स हो जाएगा, अपन शुद्ध क्वालिटी का, प्योर क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता का बीज उत्पादन नहीं ले पाएंगे। दूसरा, सिफारिश अनुसार संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी सिफारिश है उतने अपन फर्टिलाइजर काम में नहीं लेते तो उत्तम गुणवत्ता का बीज उत्पादन नहीं होगा। अगली है फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए।
यानी फसल के लिए जो क्रिटिकल स्टेज होती है उस पर इरिगेशन देनी चाहिए, उस पर क्रिटिकल, जैसे गेहूं में सियारा अवस्था अच्छे अवस्था होती है, उनमें से मुख्य सियारा अवस्था है, जिसे दाल वाली फसलों में फूल आने से पहले वह फली बनते समय होती है, उस समय सिंचाई देने से अच्छा उत्पादन मिलेगा और बीज अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त होगा। ठीक है, समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए ताकि बीजों में खरपतवार के बीज मिश्रण नहीं हो। अगला, समय समय पर खेत पर निरीक्षण करता रहना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि मान लो आपने एक किस्म बोई, सपोज उसका नाम था किस्म का ए, वो किस्म थी मान लो किसी मूंग फसल की, एक कंपैरिजन लिख रहा हूं, उसी फसल खेत में मूंग का ही पौधा उगा लेकिन बी किस्म का उग गया, तो वो आनुवांशिक रूप से शुद्धता को बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी भी खेत में एक ही फसल में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाता है तो उसको रोग्यु बोलते हैं और उसको हटाने को रोगिंग बोलते हैं। आवश्यकता अनुसार पौध संरक्षण का मतलब प्लांट में कोई कीट बीमारियां लगती है तो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करके उनका नियंत्रण करना चाहिए। फसल की उचित समय बीज के पूर्ण पकने पर ही कटाई करें, कच्ची अवस्था में फसल की कटाई नहीं करें। इसके अलावा गेहई, यानी गेहई करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गेहई आप सब जानते हो, बीज फसल पक जाती है तो उसको कट के उसको दाने को, उससे फसल कटने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद दाना उससे अलग करना, फसल कटाई के बाद दाना अलग करना। उसके लिए जैसे गहाई करते हैं बिछाकर, तो गहाई करते समय ध्यान रखना क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। खलियान अच्छी प्रकार से साफ कर लें, ऐसा नहीं खलियान में पहले से कोई दूसरी फसलों के बीज मिक्स, दूसरी किस्म के बीज मिक्स हो। गही मशीन को भी खलियान पर ले जाने से पूर्व भली भांति साफ कर ले, यानी जो आपकी थ्रेसर वगैरह काम लेते हो वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थ्रेसर ले रहे हो उसमें मूंग निकाल रहे हो, अब IPM 0203 वेराइटीज ले रहे हो, लेकिन वही थ्रेसर किसी दूसरे के खेत में MH 421 किस्म थी तो मूंग में मूंग मिल गया लेकिन दोनों किस्म अलग है, तो जिस किस्म का अपन उत्पादन लेना चाहते हैं बीज उत्पादन, वो नहीं मिल पाता है। तो थ्रेसर का RPM निश्चित करें, यानी थ्रेसर को एक लिमिट से चलाएं, बहुत ज्यादा चलाने से दानों के टुकड़े होने की संभावनाएं रह जाती है। इसके अलावा जहां तक संभव हो बीज हेतु नई बोरियां काम ले और पुरानी बोरियां काम ले रहे हो तो अच्छी तरीके से उसको झटक ले ताकि अन्य बीज उसमें मिक्स ना हो। बीज को बोरों में भरने से पूर्व निर्धारित नमी तक सुखाना चाहिए। जैसे अनाज वाली फसलों में 12% नमी रखी जाती है, ज्यादा नमी रखने से बीज में कीट बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। विधायन व भंडारण, यानी उसका विधायन या प्रोसेसिंग व भंडारण करते हैं, उसमें भी कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ये विशेष चीज यही है कि आप जब भी विधायन में भंडारण करते हो तो विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि उसमें कोई दूसरा बीज मिक्स नहीं हो गया हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप भंडारण करते हो वहाँ पहले से दूसरी चीज बीजों के मिक्स और वहाँ मिश्रण हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे भंडारण करते समय उसको धूमीकरण करना चाहिए, अन्यथा उसमें गोदाम में आपने बीज रखा और वहाँ पर भंडारण कीटों का प्रकोप हो गया, तो जहाँ भंडारण करना चाहते हो वो साफ सुथरा भंडारण होना चाहिए। उसमें एक बार भंडारण करने के बाद अंदर कीट बीमारियों का प्रकोप नहीं है, इसलिए अच्छे से उसको उपचारित किया हुआ होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बीजें आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये सब चीज बीज उत्पादन के बारे में कि बीज क्या होता है, बीज की कौन कौन उत्तम बीज के क्या गुण होते हैं, बीज की कौन कौन सी क्लासें होती है, बीज उत्पादन में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सब आपकी 12th की बुक में एजिट है। हमें आप स्लाइड पे समझा रहे हैं, यहाँ से लिखने की आवश्यकता नहीं, आपकी 12th की बुक को ही हमने आपकी सुविधा के लिए स्कैन किया है। अब बीज की सुसुप्त अवस्था, सीड की डोरमेंसी, पहले समझते हैं व्हाट इज द डोरमेंसी, समझ में आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं। देखो दोस्तों ध्यान सुनना, कोई भी बीज है उसमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो जीवित होता है तो उस बीज का क्या होगा, अंकुरण होगा। बीज में भ्रूण जीवित है तभी अंकुरण होगा, लेकिन यदि बीज में भ्रूण मरा हुआ है तो उसका अंकुरण नहीं होगा। यानी बीज में भ्रूण जीवित अवस्था में है तो अंकुरण होगा, लेकिन बीज में भ्रूण मरा हुआ है तो अंकुरण नहीं होगा, यह है। लेकिन कभी कभी बीज में भ्रूण जीवित है फिर भी अंकुरण का नहीं होना, यह कहलाती है बीज की सुसुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था या सीड की डोरमेंसी। यानी डोरमेंसी वह स्टेज है जब सीड का एम्ब्रियो जीवित होने के पश्चात भी अंकुरण नहीं होता है, वो होती है बीज की प्रसुप्ता अवस्था। अब ये 3 प्रकार की होती है, कैसे? प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था, तीसरी बलकृत सुसुप्त अवस्था। प्राथमिक को प्राइमरी डोरमेंसी, द्वितीयक को सेकेंडरी डोरमेंसी, बलकृत को इनफोर्स्ड डोरमेंसी। अब इनमें से पहले पढ़ रहे हैं प्राइमरी डोरमेंसी।
प्राथमिक सुषुप्तावस्था क्या होती है? देखो, कुछ बीजों की कार्य की विशेषता, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं कि वो एम्ब्रियो भ्रूण जीवित होता है लेकिन फिर भी अंकुरित नहीं होते हैं, तो वो सब आती है प्राथमिक। जैसे इसके इतना ही याद रखना है, प्राथमिक सुषुप्तावस्था जिसका संबंध बीज की स्वयं की कार्यिक विशेषताओं से है, यानी किसी बीज में बनावट में ही ऐसी कार्य की विशेषता है कि उसमें एम्ब्रियो यानी भ्रूण जीवित होने के बाद भी अंकुरित नहीं हो पाता है। जैसे किसी बीज पर कठोर आवरण है, क्या है, बीज कवच कठोर है, तो वो अंकुरण नहीं होता है, तो वो प्राथमिक सुषुप्तावस्था में आता है। ठीक है। दूसरी होती है द्वितीयक यानी सेकेंडरी। सेकेंडरी अवस्था वह होती है जिसको इंड्यूस डोरमेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सुषुप्तावस्था का दूसरा नाम है इंड्यूस यानी प्रेरित डोरमेंसी। इसमें यह होता है कि बीज में भ्रूण जीवित अवस्था में है लेकिन सामान्य परिस्थितियों के अभाव के कारण, यानी जैसी उसको जर्मिनेशन के लिए कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन नहीं मिल पाती है, इस कारण अंकुरण नहीं होता है, वो होती है द्वितीयक सुषुप्तावस्था। देखो, प्राथमिक का मतलब सब चीजें नॉर्मल है लेकिन बीज के अंदर कुछ ऐसी विशेषता है, कार्य की विशेषता है जिस कारण अंकुरण नहीं होता, जिसे बीज के ऊपर कठोर आवरण का पाया जाना। द्वितीय कौन सी है? द्वितीयक सुषुप्तावस्था सेकेंडरी डोरमेंसी, जिसको इंड्यूस्ड डोरमेंसी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बीज को जैसी सामान्य अवस्थाएं चाहिए अंकुरण के लिए वैसी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तीसरी है बलकृत यानी एनफोर्स्ड डोरमेंसी। क्या होती है? एनफोर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ये बीज पड़ा है, आपने हल चलाया, हलों के सारे ये बीज क्या है, जमीन में नीचे दब गया। जमीन में नीचे दब गया तो इसको बराबर मात्रा में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी चीजें हैं इसको मिल नहीं पाती, अंकुरण नहीं हो पाता, ये होती है बलकृत। बलकृत का मतलब सीधा सा है, इस प्रकार की सुषुप्तावस्था डोरमेंसी में बीजों के मर्दा के अधिक गहराई के चले जाने के कारण बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर उसको प्रतिकूल तापक्रम, प्रकाश का पूर्ण अभाव रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रह जाती है या मर्दा का अधिक भार होता है। ऐसे कारणों के कारण वो बीज अंकुरण नहीं हो पाता है। दैट इज द नोन एज इनफोर्स्ड डोरमेंसी। ठीक है, तो मैं वापस आपको बताता हूं डोरमेंसी होती क्या है। अपन शुरू से देखते हैं। डोरमेंसी मतलब बीज भ्रूण होता है, बीज में जो भ्रूण जीवित होता है तो अंकुरण होता है, और बीज में भ्रूण मरा हुआ होता है, अंकुरण नहीं होता है। लेकिन बीज में भ्रूण एम्ब्रियो जीवित होने के पश्चात भी अंकुरण नहीं होता है। दैट इज द सीड डोरमेंसी। और सीड डोरमेंसी प्रसुप्तावस्था 3 प्रकार की होती थी। पहली प्राथमिक, द्वितीयक, बलकृत। 3 जो प्राथमिक या प्राइमरी डोरमेंसी का मतलब बीज में भ्रूण जीवित है लेकिन बीज की कार्यात्मक संरचना ऐसी है, क्रियात्मक संरचना, जिससे अंकुरण नहीं हो पाता है, जैसे बीज के ऊपर कठोर आवरण का पाया जाना। दूसरी है द्वितीयक या सेकेंडरी डोरमेंसी, जिसको इंड्यूस्ड डोरमेंसी या प्रेरित सुषुप्तावस्था कहते हैं। ये ऐसी विशेषता है जब बीज में भ्रूण एम्ब्रियो जो है जीवित अवस्था में है लेकिन बीज को जैसी परिस्थितियां चाहिए अंकुरण के लिए वैसी मिल नहीं पाती है। तीसरी प्रकार की है बलकृत या इनफोर्स्ड डोरमेंसी, जिसमें क्या होता है, कई बार बीज हल चलाने वगैरह से बीज क्या है, नीचे दब जाता है मिट्टी में, जहां पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है या प्रकाश का अभाव रहता है या प्रतिकूल तापमान रहता है। इसके कारण बीज या मर्दा का भार ज्यादा आ जाता है, वो अंकुरण नहीं हो पाता है। तो बलकृत डोरमेंसी का मतलब बीज मर्दा में अधिक गहराई जाने के कारण अंकुरण नहीं हो पाता। दैट इज द नोन एज द एनफोर्स्ड डोरमेंसी। और बीज की सुषुप्तावस्था कैसे हटाई जाती है, बहुत सारी विशेषताएं होती है, आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, इसलिए अपन केवल जितना दे रखा है उसी का चर्चा करेंगे। पहला है कैसे हटाते हैं, प्रकाश से उपचार, जैसे टेम्परेचर से कैसे प्रकाश में रख के उसकी डोरमेंसी हटाई जा सकती है। दूसरी है तापमान से उपचार, तापमान से कैसे होता है, तापीय एकांतर, अल्टरनेटिंग टेम्परेचर, यानी एक बार टेम्परेचर ज्यादा रखना, एक बार कम रखना, बीज को टेम्परेचर में ज्यादा कम से, इससे क्या होती है, प्रसुप्तावस्था हटती है। चिलिंग यानी कुछ बीजों को बहुत ज्यादा ठंडा करके भी प्रसुप्तावस्था हटाई जा सकती है। हाई टेम्परेचर यानी किसी को बहुत ज्यादा तापमान पर रख के भी प्रसुप्तावस्था हटाई जा सकती है। पोस्ट मैच्योरेशन यानी पश्चात परिपक्वन से भी हटाई जा सकती है। स्केरिफिकेशन यानी उसके ऊपर का स्केर करके उसको हटाया जा सकता है, जैसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा, या कुछ रसायनों से उपचार, जैसे ग्रोथ हार्मोन काम लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइन, इथाइलिन, या श्वसन निरोधक, ऑक्सीकारक, नाइट्रोजन सल्फरयुक्त यौगिक स्प्रे करके भी उससे भी इसको हटाया जा सकता है। तो बीज प्रसुप्तावस्था हटाने में बस आपके सिलेबस में जो नाम दे रखे वो आप नाम याद कर लेना। दैट इज द एनफ।